रजब तैयब एर्दोगान का जहाज रूस ने उड़ा डाला, बड़ा हमला किया और इसके बाद पूरा नेटो और नेटो के मेंबर मुल्क अलर्ट मोड में आ गए हैं। उधर मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया को ईरान की तरफ से एक लेटर गया है। क्या ये एक वार्निंग लेटर है और ये लेटर किसने भेजा है, खास तौर पर तब जब MBS अमेरिका के लिए निकलने वाले थे। हो क्या रहा है आखिर, इस वीडियो में इन दो खबरों को, अहम खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे और आपके सामने इन्हें बारीकी से और डेप्थ में रखने की कोशिश करेंगे। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। दोस्तों, पहली खबर का रुख करते हैं। रशिया के एक ड्रोन ने ओडेसा में तुर्की के टैंकर को उड़ा दिया। जेलेंस्की के अमेरिका से गैस डील करते ही यह हमला हो गया। दोस्तों, ये कोई मामूली ड्रोन अटैक नहीं, बल्कि एक सीधा मैसेज है कि रूस जानबूझकर ओडेसा के एनर्जी ट्रेड की नस पर वार कर रहा है। आप कहेंगे ओडेसा कहाँ है, रुकिए ना। डेन्यूब के उस पार रोमानिया से आई वीडियो फुटेज में पूरा जहाज, तुर्की का जहाज आग में घिरा हुआ दिख रहा था। काले धुएं की मोटी चादर आसमान तक उठ रही थी, जिसके बाद रोमानिया ने फौरन बॉर्डर के 2 गांवों की इवैक्यूएशन का, खाली कराने का ऑर्डर दे दिया। खबर के मुताबिक यूक्रेन के ओडेसा रीजन में रूस ने एक और बड़ी वारदात कर दी। तुर्की का झंडा लगे एक LPG टैंकर जहाज जिसका नाम MT ओरेंडा है, उस पर रूसी ड्रोन ने सीधे वार किया और जहाज कुछ ही सेकंड में आग के गोले में बदल गया, क्योंकि अंदर सब गैस भरी हुई थी। टैंकर जहाज जिनमें गैस पेट्रोल वगैरह जाते हैं। ये टैंकर जहाज ओडेसा के इस्माइल पोर्ट पर गैस उतार रहा था। हमले के वक्त जहाज पर मौजूद 16 क्रू मेंबर किसी तरह भाग निकले, जान बच गई। तुर्की के मैरीटाइम अफेयर्स ने भी इस बात को कंफर्म किया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब जेलेंस्की ने सिर्फ 24 घंटे पहले अमेरिका से नई गैस डील सील की थी, जिसके तहत जनवरी से अमेरिकन LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस ग्रीस के रास्ते यूक्रेन में पहुंचनी है। यानी यूक्रेन सर्दियों में पावर सप्लाई सिक्योर करने की तैयारी कर रहा था और रूस ने फौरन उसके रास्ते पर पहला धक्का देने की कोशिश कर दी। लेकिन निशाना किसे बनाया? दोस्त नहीं तो दुश्मन भी नहीं, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान के जहाज को निशाना बना दिया। उधर रोमानिया कह रहा है कि उसके रडार ने ड्रोन ऑब्जेक्ट्स ट्रैक किए, लेकिन उसकी एयर स्पेस में कोई घुसपैठ दर्ज नहीं हुई थी। तुर्की नाटो का मेंबर है और एर्दोगान के इस जहाज पर हमले के बाद नाटो के मेंबर मुल्क हाई अलर्ट पर हैं। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स का कहना है कि रूस ने 17 सितंबर की रात कई पोर्ट्स, कई बंदरगाहों, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन जहाज़ों पर भी हमला किया था और कई जगह आग भड़क उठी थी। इस्माइल इस वक्त यूक्रेन का सबसे अहम ट्रेड कॉरिडोर बन गया है, खासकर तब से जब रूस 2023 में ब्लैक सी ग्रेन डील से बाहर हो गया था। अब डेन्यूब कॉरिडोर एक बार फिर रूस के प्रेशर में है और ये साफ दिख रहा है कि पुतिन देखना चाहते हैं अमेरिका और यूक्रेन के गैस रूट को कितनी जल्दी और कितनी संजीदगी से वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब देखना तो ये भी है दोस्तों कि रूस के हमले में तबाह हुए अपने मुल्क के जहाज को लेकर एर्दोगान कुछ कहेंगे या खामोश बैठेंगे। दूसरी बड़ी खबर सुन लीजिए, ये ईरान और सऊदी अरब से जुड़ी हुई खबर है। MBS मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका रवाना होने से कुछ घंटे पहले तेहरान से एक खामोश लेकिन भारी खत रियाद पहुंचा। यह खत बादशाह के लिए नहीं, बल्कि उनके फर्जंद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए था और इसे भेजने वाले का नाम है मसूद पेज़ेश्कियान, यानी ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के सदर। इस खत में क्या लिखा है उसे जानने से कहीं ज्यादा जरूरी यह समझना है कि इस खत को भेजने की टाइमिंग क्यों चौंकाती है और वो क्या बयान कर रही है। इसी वक्त ये खत क्यों भेजा गया, आइए समझते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का एक खत, ऑफिशियल लेटर मिला है। ये बात SPA यानी सऊदी प्रेस एजेंसी ने सिर्फ एक लाइन में बताई है, यानी इस लेटर में क्या लिखा है ये नहीं बताया। ये बताया है मसूद पेज़ेश्कियान का लेटर आया है, लेकिन असली खेल इसी चुप्पी में छुपा है। ये डिलीवरी ठीक उस वक्त हुई जब MBS अगले ही दिन यानी
आज अमेरिका रवाना होने वाले थे, जहां ट्रंप से उनकी हाई स्टेक्स मीटिंग तय है। तेल, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे बड़े एजेंडे टेबल पर रखे जाने वाले हैं। तभी यह खत आ गया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एसपीए ने नहीं बताया कि इस लेटर में क्या लिखा है। ईरानी अखबारों ने भी इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया। दुनिया भर ने इसे तरजीह देकर खबर बनाया, लेकिन बताया किसी ने नहीं। मगर रीजनल हवा बताती है कि यह कोई रूटीन डिप्लोमेटिक गुड मॉर्निंग नहीं था। इस खत की टाइमिंग कह रही है कि ईरान एमबीएस के वॉशिंगटन एजेंडे को बहुत गौर से देख रहा है। यानी ईरान का मैसेज साफ है, अमेरिका जाओ, डील करो, लेकिन हमें पिक्चर से बाहर मत समझना। ऐसा मत करना कि कहीं कुछ हमारे खिलाफ कर बैठो। एमबीएस के अमेरिका दौरे में डिफेंस अरेंजमेंट, एलएनजी डील और न्यूक्लियर कॉपरेशन जैसे बड़े मुद्दे खुलने वाले हैं, और इन सब पर ईरान की नजर लगी रहना कुदरती बात है। अगर मैं अपने नजरिए के हिसाब से कहूं दोस्तों, तो रीजन के हिसाब से ये लेटर एक तरह का प्री गेम सिग्नल था, जो कहता है कि अगर अमेरिका की सेटिंग हमें टारगेट करेगी तो जवाब भी उसी लेवल का मिलेगा, और अगर सऊदी ईरान बैक चैनल को इज्जत दोगे तो रीजन भी सुकून में रहेगा। यह खामोश मैसेज सऊदी अरब और अमेरिका दोनों के लिए है। ईरान के इस खत में हम अंदाजे तो लगा रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे ही होगा। सीधी लाइन में कहूं तो तमाम पॉलिटिकल हलचल के बीच ईरान ने एमबीएस को याद दिला दिया कि अमेरिका की बड़ी डीलें भी आखिरकार वेस्ट एशिया के मैदान पर ही खेली जाती हैं। यानी लाला एमबीएस, जरा ध्यान से, वेस्ट एशिया का बादशाह ईरान है। एक दो खबरें यहां से। रूस ये अटैक्स क्यों कर रहा है, बढ़ा क्यों रहा है? असल में कल एक खबर आई जिस पर बहुत कम लोगों की नजर पड़ी। नाटो मेंबर लॉन्चेस मिलिट्री एक्सरसाइज ऑन रशियाज डोर स्टेप। बिल्कुल रशिया का यूं समझिए जहां मुहाना है, वहां पर नाटो मेंबर मुल्क ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। फिनलैंड इस मुल्क का नाम है जो नाटो का मेंबर मुल्क है, और ये रूस का पड़ोसी भी है लगभग। लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज इसने रशिया के बॉर्डर से महज 100 किलोमीटर दूर शुरू किए हैं। आप कहेंगे कि यार 100 किलोमीटर तो बहुत होता है। अरे डिफेंस के एतबार से देखो, फाइटर जेट उड़ेंगे, ये होगा वो होगा, इस एतबार से 100 किलोमीटर कुछ नहीं होता ही नहीं है। तो इसको लेकर भी रूस के अंदर हलचल है, और रूस इसको लेकर फिर हमले भी बढ़ा रहा है। हाँ, गजा का जिक्र ना करना बड़ी नाइंसाफी होगी। विंटर सीजन गजा स्टार्ट्स विद हैवी रेन। What was it like the first rain for displaced families? हेडलाइन छोड़िए, मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ। गजा तबाह है, बारिश आई, बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया, और तबाही के बाद आज भी आलम है। 2 दिन पहले भी अगर हेडलाइंस छप रही थी तब भी यही था कि हर तरफ ड्रेनेज सिस्टम तबाह हो चुका है। वो खोद डाली थी सड़कें, सारे गटर सीवर सब बर्बाद कर दिए थे, तो पानी, गंदा पानी सड़कों पर भर रहा है। और ये वेस्ट बैंक का हाल है, जो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ग्राफिक प्लेट से दिखाया है कि वेस्ट बैंक फेसेस बिगेस्ट डिस्प्लेसमेंट सिंस 1967, सिंस 1967 के बाद से इस वक्त वेस्ट बैंक में सबसे बड़ा पलायन हो रहा है, सबसे बड़ी बेघरी चल रही है। फिलिस्तीनियों के मकान, दुकान छीने जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है, और नाजायज सेटलर्स को वहां बसाया जा रहा है, या वो खुद बस जाते हैं। 1967 वाला जो डिस्प्लेसमेंट था उसके बाद हो रहा है, और इतना खामोश हो रहा है कि इसकी खबर बहुत कम आप सुन रहे होंगे, जबकि हम वेस्ट बैंक की खबर लाते हैं हमेशा। वेस्ट बैंक में हालात सही नहीं हैं। गजा तो तबाह हो चुका, और ये वेस्ट बैंक को कब्जाने की पूरी प्लानिंग है जो ग्रेजुअली चल रही है, रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रही है। सलामत रहिए, खुश रहिए।